वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। सैंड्रा एक 8 साल की बच्ची शाम को खेलने के बाद अपने घर वापस आ रही थी, पर तभी अचानक से ही उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है या फिर कुछ ऐसा सुनाई देता है जिससे वो अपना मन बदल लेती है, जिसके बाद वो घर जाने के बजाय उसी चीज या फिर उसी आवाज को फॉलो करते हुए जाती है और इसके बाद वो अपनी घर कभी वापस नहीं आती। अब इस चीज को हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन पुलिस को नदी में एक सूटकेस तैरता हुआ दिखाई देता है और इसी सूटकेस के अंदर थी सैंड्रा की मृत शरीर। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार एक 8 साल की एक छोटी सी बच्ची ने किसी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया कि उससे इतनी दर्दनाक मौत मिली, और यही जानेंगे हम आज की ट्रू क्राइम वीडियो में। तो इस केस की शुरुआत होती है सैंड्रा कैंटू से। वो केवल 8 साल की थी जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई और वो ट्रेसी कैलिफोर्निया में रहती थी। अब इसी दौरान सैंड्रा के दोनों ही पेरेंट्स के जो बीच का रिलेशनशिप है वो इतना कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और उनकी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो चल रही थी। और इसी के कारण सैंड्रा अपनी मदर और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। अब जो सैंड्रा है वो एक 2nd ग्रेड की स्टूडेंट थी और स्कूल से आने के बाद उसका जो पहला काम था वो ये होता था कि वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलेगी, और ये उसका मानो एक डेली रूटीन था। तो इसी तरह ऑन 27 मार्च 2009 स्कूल से आने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाती है। अब धीरे धीरे शाम का समय हो चुका था और अब जो सैंड्रा है वो अपने घर वापस आ रही थी, पर तभी अचानक से ही पता नहीं वो ऐसा क्या देख लेती है कि वो अपना मन बदल लेती है। अब वो अपने घर की तरफ जाने के बजाय अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। अब शाम से हो जाती है रात और अब तक सैंड्रा घर वापस नहीं आई थी। उसकी मदर ने डिनर वगैरह सब रेडी कर लिया था पर उन्हें सैंड्रा कहीं नहीं दिखती। तो इस चीज से घबरा कर वो सैंड्रा के दोस्तों के पेरेंट्स को एक एक करके कॉल करने लगती है, पर किसी भी फैमिली को सैंड्रा के बारे में कुछ नहीं पता था। अब सैंड्रा की मदर को ये चीज पता चल चुकी थी कि चीजें काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है, तो उन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और वो सीधा पुलिस के पास जाके उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देती है। अब जैसे ही वहाँ की पुलिस को सैंड्रा की मिसिंग कंप्लेन मिलती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करते हैं, पर उनके पास कोई अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था। मतलब कोई एक ऐसा मेजर एविडेंस उनको नहीं मिल रहा था जिसके बेसिस में वो इन केस की डायरेक्शन को डिसाइड करे। पुलिस के पास बस एक सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें ये दिख रहा था कि सैंड्रा ने घर आने से पहले कोई तो चीज देखी। तो पुलिस ने ये अज्यूम किया कि घर आने से पहले उसने किसी जान पहचान वाले इंसान को देखा और उसी इंसान से मिलने के लिए वो अपना डायरेक्शन चेंज कर दी थी। तो अब इसी थ्योरी के साथ बढ़ते हुए पुलिस का जो पहला सस्पेक्ट था वो था सैंड्रा के फादर, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सैंड्रा के जो पेरेंट्स हैं उनका डिवोर्स चल ही रहा था। तो बहुत बार ऐसी पॉसिबिलिटी सामने आती है कि एक पेरेंट अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अपने ही बच्चे को किडनैप कर लेता है। तो अब पुलिस ने सैंड्रा के फादर से पूछताछ करी, पर उनके पास एक सॉलिड प्रूफ था कि उस दिन वो कहीं और थे। और इसके ऊपर से सैंड्रा की मदर ने भी यही कहा कि हाँ, भले ही हमारे बीच डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है पर ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता कि सैंड्रा के फादर ने उसे किडनैप करा हो। अब जो सैंड्रा के फादर का जो पॉसिबिलिटी था वो इस केस से हट चुका था और जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी और इसी चीज़ के लिए आसपास की जो फैमिलीज हैं वो मदर को अपने वर्ड से कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो भी लोग मदर को विजिट कर सकते थे उन्होंने मदर को विजिट किया, और जो लोग किसी कारणवश विजिट नहीं कर सकते थे उन्होंने फ़ोन कॉल या SMS के थ्रू उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश करी। पर उस दिन मदर को जितने भी मैसेजेस मिले उनमें से एक ऐसा मैसेज था जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था। पुलिस को जाके ये बताना कि मेरा कुछ सामान था जो आज तकरीबन 4 बजे चोरी हुआ। मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ कोई डिफरेंस लाएगी भी या नहीं। अब जो ये मैसेज था वो भेजा गया था मेलिसा की तरफ से, और इस केस में आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इन मेलिसा के बारे में जानते हैं। जो ये मेलिसा है वो सैंड्रा की फैमिली को अच्छी तरह से जानती थी और वो उनकी पड़ोसी थी।
वो पास ही के चर्च में संडे स्कूल टीचर का काम करती थी और इसके साथ ही साथ उनकी एक बेटी भी थी जो सैंड्रा के साथ खेला भी करती थी। सो मेलिसा के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, तो अब हम अपनी केस में वापस आते हैं। तो जैसा कि मेलिसा ने अपने मैसेज में कहा था कि उसका कुछ सामान चोरी हुआ था और ये सामान था उसका एक सूटकेस, और उसके इसी सूटकेस के चोरी के बारे में उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म करा था। अब भले ही पुलिस ने मेलिसा का जो ये बैग चोरी का केस है उसे रजिस्टर तो कर लिया था, पर डेफिनेटली पुलिस की ये प्रायोरिटी नहीं थी। उस दिन पुलिस की जो पहली प्रायोरिटी है वो तो यही थी कि वो सैंड्रा को ढूंढे, तो उन्होंने इस मिसिंग सूटकेस के बारे में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब पुलिस ने अपना पूरा दम लगा लिया था, उन्होंने हर एक पॉसिबिलिटी को जांचा जिससे उन्हें सैंड्रा के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, पर कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी जो अच्छे से कनेक्ट हो रही थी। और अब ये मिसिंग केस वहाँ की जो मीडिया है और आसपास के सभी लोग हैं उन सब के बीच एक बहुत बड़ा टॉपिक बन चुका था, और एक अच्छा खासा मॉनेटरी प्राइज भी रखा था उस इंसान के लिए जो पुलिस की मदद कर सके इस केस में। अब इसके अगले दिन एक ऐसी गैदरिंग रखी जाती है जहां पर आसपास के जो सभी फैमिलीज हैं वो एक साथ आए और मिलकर सैंड्रा के लिए प्रे करते हैं। अब इस गैदरिंग में अच्छी खासी भीड़ तो थी ही, पर इसके साथ पुलिस ने भी इस गैदरिंग को अटेंड करा था, क्योंकि बहुत दफा ऐसा देखा गया है कि जो कल्प्रिट है वो भी ऐसे गैदरिंग्स को अटेंड करते हैं ताकि उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ पाए। और पुलिस भी यही वेट कर रही थी कि अगर कोई इंसान उन्हें थोड़ा गड़बड़ दिखे तो वो उन्हें पकड़ सके। अब जो ये सैंड्रा के लिए जो गैदरिंग रखी गई थी वो ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली थी, पर तभी अचानक से ही जो मेलिसा है वो दौड़ के इस भीड़ से बाहर आती है। वो हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए पुलिस के पास जाती है और उन्हें एक नोट देती है। मेलिसा के अकॉर्डिंग जब वो उस एरिया में वॉक कर रही थी उसे जमीन पर ये नोट पड़ा हुआ मिला, और शायद जो ये नोट है वो किडनैपर की तरफ से आया है। और इस नोट में कुछ ये लिखा था, Cantu locked in stolen suitcase thrown in water on Bigatti Road and Whitehall Road. Witness. अब जब मेलिसा ने पुलिस को ये नोट दिया, पुलिस इस नोट को देखकर उतना कुछ ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लग रही थी। एक तो जिस हैंडराइटिंग में इस नोट को लिखा गया है वो देखकर ही फेक लग रही थी, और ऊपर से इसमें जो भी वर्ड्स लिखे गए थे उनकी जो स्पेलिंग है वो भी गलत थी। तो पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोई इंसान पुलिस का बस टाइम वेस्ट कर रहा है। बट एनीवेज पुलिस कोई भी पॉसिबिलिटी छोड़ना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने अपनी टीम भेजी उस लोकेशन में जिस लोकेशन में इस नोट ने कहा था, और काफी ज्यादा देर तक ढूंढने के बाद भी पुलिस को वहां से कुछ भी नहीं मिला। अब इसके बाद काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं और अब आता है इस केस में एक टर्निंग पॉइंट। पास के ही एक इरिगेशन पॉन्ड में कुछ वर्कर सफाई कर रहे थे, और इसी सफाई के दौरान उन्हें मिला एक सूटकेस, और इस सूटकेस के हैंडल में एक सफेद कपड़ा बांधा गया था। और क्योंकि सैंड्रा का केस ऑलमोस्ट सारे ही न्यूज चैनल कवर कर रहे थे, तो उन वर्कर्स को इस केस के बारे में पता था, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन्हें इस सूटकेस को नहीं खोलना चाहिए और इसे पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस इस इरिगेशन पॉन्ड के पास पहुंचती है और उन्हें वो सूटकेस दिखाई देता है, और सरप्राइजिंगली जो ये सूटकेस था ये वही सूटकेस था जो मेलिसा का चोरी हुआ था उस दिन, जिसके बारे में मेलिसा ने पुलिस को भी रिपोर्ट करा था। तो जब पुलिस इस सूटकेस को खोलती है उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस सूटकेस के अंदर उन्हें मिलती है सैंड्रा की मृत शरीर। एक 8 साल की छोटी बच्ची का किसी ने खून कर दिया और उसे सूटकेस में पैक कर देने के बाद इस इरिगेशन पॉन्ड में फेंक दिया। ये चीज़ आसपास के सभी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बन चुकी थी, और अब पुलिस कोई भी समय वेस्ट नहीं कर सकती थी। इस बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, और यहाँ से कुछ की एविडेंस सामने आते हैं। सैंड्रा की बॉडी में उन्हें बहुत हाई डोज में एल्प्रोजोलाम मिले, और ये एक ऐसा मेडिसिन था जो एंजाइटी ट्रीट करने के लिए बनाया गया हो। बॉडी में पुलिस को बहुत सारे चोट के निशान भी मिले, और जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ है वो ये है कि जो ये खूनी था उसने एक ऑब्जेक्ट लिया और सैंड्रा के प्राइवेट पार्ट में वो किया जो मैं बता नहीं सकता, और अंत में जाके सैंड्रा की मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई। अब इस केस में बहुत सारे ऐसे कोइंसिडेंस हो रहे थे जो मेलिसा को प्राइम सस्पेक्ट बनाता हो,
नंबर 1, जिस दिन सैंड्रा गायब हुई उसी दिन मेलिसा की बैग चोरी हो जाती है। नंबर 2, सैंड्रा की गैदरिंग में बहुत सारे लोग आए थे, पर जो किलर का नोट है वो मेलिसा को ही कैसे मिला। और नंबर 3, सैंड्रा की बॉडी मेलिसा के बैग में ही मिलती है। सेम बैग, सेम साइज, सेम कलर, सेम ब्रांड, सब कुछ वही था। तो अब जो पुलिस है वो क्या करती है, वो मेलिसा के घर जाती है उनसे पूछताछ करने। पर तभी उन्हें ये पता चलता है कि जो मेलिसा है वो घर में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उसने अपने आप को हार्म करने के लिए ब्लेड्स खा लिए थे। तो अब पुलिस को मेलिसा के ऊपर शक करने का एक और रीजन मिल चुका था। तो अब पुलिस मेलिसा के घर में छानबीन करती है। जब पुलिस मेलिसा के घर को सर्च कर रही थी, उन्हें एक ऐसा नोट मिलता है जिसमें कुछ वर्ड्स को छुपाने की कोशिश करी गई हो। और जब पुलिस ने इन नोट्स के वर्ड को डिकोड करा, उन्हें 3 शब्द मिलते हैं, बिग गेटी रोड, व्हाइट हॉल रोड एंड वाटर। और ये 3 वर्ड एग्जैक्टली वही वर्ड हैं जो उस किलर के नोट में लिखा गया था। और इसके साथ ही साथ पुलिस को घर में बहुत सारे एल्प्रोजलाम मिलते हैं। अब क्योंकि मेलिसा को एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने उसे ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी और यही सेम मेडिसिन सैंड्रा की बॉडी में भी मिले थे। अब धीरे धीरे मेलिसा के ऊपर का जो शक है वो बढ़ता ही जा रहा था, पर फिर भी पुलिस को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रहा था जो ये प्रूव कर दे कि मेलिसा ने ही सैंड्रा का खून करा हो। तो इसी एविडेंस की तलाश में जो पुलिस है वो जाती है उसी चर्च में जहां पर मेलिसा पढ़ाती थी। और इसी चर्च में पुलिस को एक ऐसा रोलिंग पिन मिलता है जिसमें सैंड्रा के खून लगे हुए थे। और इसके साथ ही साथ पुलिस को एक ऐसा कर्टन भी मिलता है जो थोड़ा सा फटा हुआ था। और जो ये फटा हुआ कर्टन था उसी को बांधा गया था उस सूटकेस में। और अगर अब इतने सारे एविडेंस इनफ नहीं थे तो एक कपल सामने आता है जो पुलिस को ये बताता है कि क्राइम वाले दिन उन्होंने मेलिसा को उसी इरिगेशन पॉन्ड के सामने देखा था जहां पर सैंड्रा की बॉडी मिली थी। तो अब इतने सारे डायरेक्ट एविडेंस मिलने के बाद मेलिसा बचने नहीं वाली थी। तो जैसे ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। मेलिसा के ट्रायल की शुरुआत होती है जिसमें वो ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने सैंड्रा को मारा है। पर जब उससे इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उसने एक बहुत अजीब सा जवाब दिया, मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि मैंने जो किया वो आखिरकार मैंने क्यों किया, और ये सवाल मुझे मेरी पूरी जिंदगी सताता रहेगा। अब मेलिसा ये साफ साफ नहीं बताती कि उसने सैंड्रा का खून क्यों किया, पर वो ये ज़रूर बताती है कि उसने सैंड्रा का खून कैसे किया। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेलिसा की स्टेटमेंट है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग जब वो अपनी कार में बैठकर चर्च के लिए जाने लगती है तब उसे अचानक से सैंड्रा मिलती है। और क्योंकि सैंड्रा को हाइड एंड सीक खेलने की आदत थी तो वो मेलिसा के सूटकेस में छुप जाती है, जिसके बाद अनजाने में मेलिसा उसी सूटकेस को चर्च लेके जाती है। पर जब तक उसे ये पता चलता कि इस सूटकेस में सैंड्रा छुपी हुई है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और सैंड्रा दम घुटने के कारण मर चुकी थी। इस चीज से वो इतना ज्यादा डर गई कि उसने इसी बैग को पास के पॉन्ड में फेंक दिया। अब मेलिसा का ये कहना था कि ये सब बस एक एक्सीडेंट था। तो अब क्योंकि जो मेलिसा है वो पूरा सच नहीं बता रही थी तो हम बस पॉसिबिलिटीज में बात कर सकते हैं। तो देखो, मेलिसा को काफी टाइम से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। उसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया था। और इसके साथ ही साथ आसपास के लोगों ने भी यही कहा कि वो एकदम अटेंशन हंग्री थी। वो हमेशा ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाती थी ताकि लोग उसे सिंपैथी या फिर उसे अटेंशन दे, और उसने इसी अटेंशन के लिए सैंड्रा का यूज किया। जब सैंड्रा अपने घर जा रही थी मेलिसा उसे दूर से बुलाती है, और अब क्योंकि सैंड्रा मेलिसा को ऑलरेडी जानती थी तो वो मेलिसा की बात को आसानी से मान जाती है। जिसके बाद वो सैंड्रा को चर्च ले जाती है और उसे बहुत हैवी डोज में एल्प्रोजलाम देती है, जिसके बाद वो बहुत डिस्टर्बिंग चीज करती है और अंत में जाके सैंड्रा को खत्म कर देती है। जिसके बाद सूटकेस में उसकी बॉडी को बंद करने के बाद पॉन्ड में फेंक दिया जाता है। उसने अपना काम कर दिया था और अब बारी थी अटेंशन की। तो अटेंशन पाने के लिए सबसे पहले उसने सैंड्रा की मदर को ये टेक्स्ट किया कि उसका बैग चोरी हो चुका है।
और इसके साथ ही साथ उसने पुलिस को वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दी जहां पर उन्हें सैंड्रा की बॉडी मिलेगी, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा मीडिया कवरेज मिला और वो काफी जगह इंटरव्यूज दे पाई और उसे फाइनली वो अटेंशन मिल पा रहा था जो वो हमेशा से चाहती थी। पर इस अटेंशन की कीमत सैंड्रा को अपनी लाइफ से देनी पड़ी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द ट्रायल, मेलिसा ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया था, जिसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है और इसी के साथ सैंड्रा और मेलिसा का जो ये केस है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो को आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो यार उसके लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और अगर आप लोगों को मेरी बाकी वीडियोस देखनी है तो मैंने अपने चैनल में पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है कंट्री वाइज, आप जाके उसे भी चेक कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।